तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने अगले वीडियो की। काफ़ी वेट करना पड़ा आपको और इसमें भी हम बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेकर के आए हैं। तो 80 तक हमने कर लिया था दोस्तों, उससे आगे हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स टू ए बुक स्पेशली रिटन बाय अ पर्सन other than the author of the book in which it appears is called। देखिए ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्टरी रिमार्क, शुरू का लेख, टू ए बुक, एक किताब के लिए, स्पेशली रिटन, जिसको लिखा जाता है, बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, अदर देन द ऑथर, राइटर के अलावा, ऑफ द बुक, बुक के, इन विच, जिसमें, इट एपियर्स, यह प्रकट होता है। किताब के अंदर शुरुआती लेख जो एक राइटर के अलावा दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको दोस्तों फॉरवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। ध्यान दीजिएगा, उसको फॉरवर्ड कहा जाता है। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं। ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए पब्लिश्ड वर्क। देखिए आपसे पूछा जाएगा ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए पब्लिश्ड वर्क एज ए बुक, एक बुक के रूप में, स्पेशली व्हेन रिटन बाय समवन अदर देन द ऑथर, ऑथर के अलावा जब किसी और के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आई एम नो नोविस in teaching, what figure of speech has been used in this। तो कहते हैं, एग्जाम्पल दिया है दोस्तों एक, आई एम नो नोविस इन टीचिंग, मैं टीचिंग में, पढ़ाने में कोई नौसिखिया नहीं हूँ। आई एम नॉट ए नोविस, मैं नौसिखिया नहीं हूँ टीचिंग करने में, पढ़ाने में। तो इसमें पूछा गया फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है, फिगर ऑफ स्पीच है लिटोटेस। ठीक है दोस्तों, आई एम नो नोविस इन टीचिंग। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो निगेटिव सेंटेंस को बोल करके जब भी पॉजिटिव सेंस लिया जाता है तो वहाँ पे दोस्तों लिटोटेस होता है। निगेटिव वाक्य के माध्यम से, नकारात्मक वाक्य के माध्यम से जब भी हम पॉजिटिव सेंस कैरी करेंगे तो वहाँ पर लिटोटेस होता है। इस वाक्य की पहचान भी इसी तरह से है कि इसमें निगेटिव वर्ड ज़रूर दिया रहता है। आइए और समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स पर इसका प्रयोग करते हैं। लिटोटेस मीन्स यूजिंग डबल निगेटिव्स। इसमें निगेटिव का प्रयोग किया जाता है। डबल निगेटिव, इस बात को आप छोड़ दीजिए, आप ये ध्यान रखिए कि निगेटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। टू एक्सप्रेस पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्या कहा मैंने? पॉजिटिव सेंस लेने के लिए वाक्य को निगेटिव रूप में प्रयोग करना, या किसी वाक्य का पॉजिटिव सेंस लेने के लिए नकारात्मक सेंटेंस का प्रयोग करना ही लिटोटेस कहलाता है। आगे और स्पष्ट करते हैं दोस्तों, फिर एग्जाम्पल पे प्रयोग करेंगे। लिटोटेस इज ए फिगर ऑफ स्पीच फीचरिंग ए फ्रेज दैट यूटिलाइजेस, यह एक प्रकार के फ्रेज के रूप में भी हो सकता है, दैट यूटिलाइजेस निगेटिव वर्डिंग, यह निगेटिव वर्ड रखता है, और टर्म टू एक्सप्रेस ए पॉजिटिव असर्शन और स्टेटमेंट। वही बात है लेकिन अलग अलग शब्दों से मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप हर एक बात को समझ पाएँ। थोड़ा सा चेंज करके वो दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर एक छोटे से सेंटेंस में इसको कहूँ लिटोटेस को, तो निगेटिव के माध्यम से, नकारात्मक के माध्यम से सकारात्मक अर्थ लेना ही क्या है? लिटोटेस है। देखिए कई बार इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, लिटोटेस इज intended to be a form of understatement by using negation to express the contrary meaning। तो वही निगेशन का प्रयोग करना है अंतर बताने के लिए जो वास्तव में है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। द नॉवेल इज़ नॉट बैड। आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये किया था कि हम किसी वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए उसके अपोजिट का प्रयोग करते थे ताकि अर्थ ना बदले।
वही चीज यहां पर है दोस्तों। द नॉवल इज नॉट बैड, नॉवल बुरा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि नॉवल अच्छा है। तो ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों लिटोटेस का। यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तुम गलत हो। आई कांट डिसएग्री विद योर लॉजिक, मैं तुम्हारे लॉजिक से डिसएग्री हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि बिल्कुल हूं। माई फीलिंग आर नॉट अनहर्ड, मेरी भावनाओं को आपने बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाई है। इसका मतलब क्या, ठेस पहुंचाई है। ही इज हार्डली अनएट्रैक्टिव, वह मुश्किल से ही अनएट्रैक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ, एट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंस का प्रयोग किया जा रहा है, वाक्य निगेटिव है और अर्थ जो है वो पॉजिटिव कैरी किया जा रहा है। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस के माध्यम से पॉजिटिव अर्थ कैरी किया जाए तो वहाँ पर लिटोटेस होता है। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज मिटोनिमी। देखिए इससे पहले आपने लिटोटेस पढ़ा, अब आप मिटोनिमी को समझ रहे हैं। मिटोनिमी क्या है, बहुत आपने पढ़ा होगा, बहुत आप कंफ्यूजन भी रहते होंगे, तो इस बात को हम बड़े अच्छे से स्पष्ट करेंगे। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, यह एक अलंकार है। इन विच ए थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड, जिसमें एक विचार, एक सिद्धांत और कोई वस्तु इज रेफर्ड, उसको रेफर किया जाता है बाय द नेम ऑफ समथिंग, किसी अन्य नाम से। ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को, व्यक्ति को, एक कॉन्सेप्ट को किसी अन्य नाम से एड्रेस किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड विद, जिसके साथ वो वस्तु या व्यक्ति जुड़ा होता है। दैट थिंग और कॉन्सेप्ट, देखिए समझिए बात को। मिटोनिमी में किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या विचार को उससे जुड़ी हुई वस्तु, विचार, स्थान के साथ एसोसिएट करके बोला जाता है। अभी आपको ये पूरी बात समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल के साथ जब हम उसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज मिटोनिमी। वैसे ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इस पर आप मेरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। मैंने लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा, अभी बराबर में आएगा आपका कॉर्नर में, उस पर आप क्लिक करके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ प्रूफ देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ भी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। मिटोनिमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन ऑब्जेक्ट और आइडिया टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर। देखिए मिटोनिमी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वन ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु और विचार, टेक्स द प्लेस, स्थान ले लेता है, ऑफ अनदर, दूसरे का, विद, जिसके साथ, इट हैज़ ए क्लोज एसोसिएशन, जिसके साथ इसका जुड़ाव है या जिसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। इन फैक्ट, वास्तव में, मिटोनिमी मीन्स, मिटोनिमी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ नेम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिटोनिमी का मतलब है नाम का परिवर्तन। इसमें हम एक वस्तु को, एक व्यक्ति को किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के नाम से पुकार देते हैं जिससे वो जुड़े होते हैं। जैसे अभी आपको बताऊंगा, शराबी की जगह आप बोतल कहें, राजा की जगह आप ताज कहें, अमीर की जगह आप सूट कहें। ये जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये मिटोनिमी के एग्जाम्पल हैं। एज ए लिटरेरी डिवाइस, जैसे आपने एक कोटेशन सुना होगा, द पेन इज माइटर देन द शॉर्ड। हाँ, पेन इज माइटर देन द शॉर्ड। पेन जो है वो एक लेखक को रिप्रेजेंट करता है और शॉर्ड जो है वो एक योद्धा को रिप्रेजेंट करता है। तो एज ए लिटरेरी डिवाइस इट इज़ ए वे ऑफ रिप्लेसिंग, यह एक तरीका है रिप्लेस करने का, बदलने का, एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को, एक विचार को, विद समथिंग रिलेटेड टू, जिससे ये जुड़े होते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड। देखिए आइए सुनते हैं और समझते हैं। पेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर द रिटन वर्ड, किसी शब्द के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाता है और लेखक के संदर्भ में भी हम पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेन जुड़ा हुआ किससे है दोस्तों, लेखक से। अब हमने लेखक नहीं कहा बल्कि हमने कहा पेन। देयर आर अ लॉट ऑफ पेन्स इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे पेन्स थे। इससे मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे लेखक थे।
स्वॉर्ड फॉर मिलिट्री फोर्स, स्वॉर्ड का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों योद्धा के लिए। हाँ, ऑल द शॉर्ट्स फॉट ब्रेवली, हमने कहा ऑल द शॉर्ट्स, सभी तलवारें बहादुरी से लड़ी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तलवारें लड़ी या योद्धा लड़े, योद्धा लड़े, तो सभी योद्धा बहादुरी से लड़े। तो हमने योद्धा ना कह करके उससे जुड़ी हुई जो वस्तु है उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया, जैसे कि स्वॉर्ड, स्वॉर्ड योद्धा से जुड़ा हुआ है और पेन जो है वो लेखक से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे देखिए, वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन, हम कसम लेते हैं वफादारी की किसके प्रति, क्राउन के प्रति। अब क्राउन से मतलब है दोस्तों राजा, क्योंकि क्राउन जो मुकुट है वो राजा से जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए किसी वस्तु या विचार को उससे जुड़ी हुई वस्तु या विचार के नाम से पुकारना या कहना या एड्रेस करना जो है, वहाँ पर दोस्तों अगर इस तरह से किया जाता है तो वहाँ पर मिटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होती है। क्राउन इन प्लेस ऑफ द रॉयल पर्सन, क्राउन के स्थान पर, किसके स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं हम, किसी रॉयल व्यक्ति के स्थान पर, या यूँ कहिए कि राजा के स्थान पर। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, माई ब्रदर वॉज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द बिग हाउस, मेरे ब्रदर को रिलीज किया गया फ्रॉम द बिग हाउस। अब यू नो वेरी वेल व्हाट इज बिग हाउस, बिग हाउस रेफर टू द प्रिजन। हाँ, बिग हाउस जो है वो प्रिजन को दर्शाता है, बिग हाउस का मतलब प्रिजन होता है। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति या विचार को उससे जुड़ी हुई वस्तु के नाम से पुकारा जाएगा और कहा जाएगा, एड्रेस किया जाएगा या उसका उदाहरण दिया जाएगा, तो वहाँ पर मिटोनिमी होता है। बहुत अच्छा है तरीका कि आप ये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखें, पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिटोनिमी। आइए आगे बढ़ते हैं। नोबडी कैन हर्ट द क्राउन, कोई भी क्राउन को हर्ट नहीं कर सकता। पूछा गया है दोस्तों, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वही बात है, नोबडी कैन हर्ट द क्राउन, क्राउन स्टैंड्स फॉर द किंग, राजा के स्थान पर क्राउन का हमने प्रयोग किया है। तो मिटोनिमी इट मीन्स नो वन कैन हर्ट द किंग, देखिए आ गई वही बात, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो ये है दोस्तों मिटोनिमी। आगे आते हैं दोस्तों, अ पोएम इन विच द ऑथर टेक्स बैक समथिंग सैड इन द फॉर्मर पोएम इज कॉल्ड। देखिए पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए पोएम, एक कविता, इन विच जिसमें द ऑथर लेखक टेक्स बैक वापस लेता है, समथिंग सैड जो भी कुछ उसने कहा था, इन द फॉर्मर पिछली वाली पोएम कविता में, उसको क्या कहते हैं। मीन्स इज टू से एक राइटर ने अपनी पूर्व की कविता में जो भी कुछ कहा था, अगली कविता जिसमें उसने उस शब्दों को वापस लिया, उस कविता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर है पेलिनोड, पेलिनोड इसको बोलते हैं। तो आइए और एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों कि सर इसके वीडियोस आप बनाते रहिए, हमको बहुत अच्छे से सारी पॉइंट्स आपके समझ में आ रही हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं और मोटिवेशन मेरे को मिलता है। आपको मालूम है टेस्ट सीरीज़ शुरू की है और कल से स्टार्ट हो गया है टेस्ट सीरीज़, आज से, और प्रतिदिन एक टेस्ट। अगर आप लोग आप में से कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे वो संपर्क कर सकता है। पूरा एक पैकेज है 125 क्वेश्चंस का, जिसमें 25 सेट्स होंगे। पर डे एक सेट आपको PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसी में आंसर की दी होगी। तो आइए इसको समझते हैं पेलिनोड को। ए पेलिनोड और पेलिनोडी, दोस्तों थोड़ा सा शब्द पर फोकस कीजिएगा, पेलिनोड और पेलिनोडी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। इज एन ओड, दोस्तों इट इज ऑल्सो अ ओड इन द फॉर्म ऑफ ओड, एक ओड के रूप में होता है, एक एड्रेसिंग के रूप में होता है। इन विच द राइटर, जिसके अंदर जो लेखक हैं
रिट्रैक्ट्स वापसी करता है, व्यू और सेंटिमेंट उन विचारों की, उन थॉट्स की जो उसने एक्सप्रेस की थी, एक्सप्रेस्ड इन ए अर्लियर पोएम, एक पूर्व की कविता में। मैं एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, आपको समझाऊंगा बड़े आराम से, परेशान ना हो। एक्सप्रेस्ड इन एन अर्लियर पोएम, द फर्स्ट रिकॉर्ड, सबसे पहला जो इस कविता का, इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो पाया जाता है, यूज ऑफ पैलिनोड इज इन ए पोएम बाई स्टेसी कोरस। स्टेसी कोरस के द्वारा लिखी गई एक कविता है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा आपको क्या कहा, इन द 17th सेंचुरी BC उन्होंने कहा कि जो ट्रोजन वार हुआ है दोस्तों, द रीजन ऑफ द ट्रोजन वार, पूरा का पूरा जो ट्रोजन वार हुआ है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि पूरा उन्होंने कहा कि हेलेन की वजह से वो हुआ है। बट इन द नेक्स्ट पोएम, अपनी नेक्स्ट कविता में उन्होंने उस बात को, उन शब्दों को पलटा और कहा कि इसके लिए पूर्णतः हेलेन जिम्मेदार नहीं है। तो जो अगली कविता आई है दोस्तों ओड के रूप में, दैट इज कॉल्ड पैलिनोड, तो उसमें उन्होंने पूर्व की अपनी कविता के जो थॉट्स थे उनको वापस लिया और अगला अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मैंने लिख दिया है हिंदी में, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच कॉपीज आर मेड इज कॉल्ड, जो सबसे पहली रचना होती है जिसको सामान्य भाषा में सैंपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आर्कटाइप होता है मूल कृति, मूल रचना। ध्यान रखिएगा, मूल कृति या मूल रचना, जिसके बाद उसको देख करके, उसके सिद्धांतों को लेकर के अन्य रचनाएं, अन्य चीज़ें की जाती हैं। पुरातात्विक उसको कहते हैं आर्कटाइप। तो याद रखिएगा, पहली या मूल रचना, दैट इज कॉल्ड आर्कटाइप। A short allegorical tale intended to convey a moral lesson is called। देखिए ये लाइनें दोस्तों इसी तरह से मिलेंगी आपको एग्जाम में ना। ए शॉर्ट एलिगोरिकल टेल इंटेंडेड टू कन्वे अ मॉरल लेसन, एक छोटी एलिगोरिकल कहानी जिसमें एक मॉरल, एक नैतिक शिक्षा का पाठ, लेसन हमको दिया जाए, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है दोस्तों एपोलॉग। एपोलॉग क्या होता है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी खरगोश की और कछुए की, हाँ। तो पहले आपको थोड़ा सा आगे आएगा हालांकि क्वेश्चन, ये एलिगोरिकल क्या होता है इसको बता दूं। जहाँ पर सरफेस पे कोई दूसरी स्टोरी और बैक में कोई दूसरी स्टोरी हो, सरफेस पर कैरेक्टर्स के माध्यम से कुछ गुणों की अभिव्यक्ति हो, वहाँ पर एलिगोरी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर टॉर्टोइज जो है और जो हेयर है वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। ये गतिशीलता का प्रतीक है और टॉर्टोइज जो है वो शिथिलता का प्रतीक है। बट इन द मॉरल स्टोरी लगातार और निरंतर कार्य करने से जीत मिलती है, इसका ये सिंबल है, मॉरल स्टोरी है। और तेज काम करने के बाद विश्राम करना यानी कि थक जाना, ये क्या है दोस्तों, इसकी वजह से हार। तो ये जो एक कहानी है दोस्तों, इस कहानी को हम एपोलॉग कहेंगे। ये शॉर्ट एलिगोरिकल टेल, एक नैतिक शिक्षा की जो कहानी दोस्तों, जो हमारे बच्चे होते हैं छोटी क्लासेस में, उनकी जितनी भी कहानियों की किताब होती हैं वो सारी दोस्तों, सारी की सारी एपोलॉग की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उनमें एक मॉरल दिया जाता है, एक नैतिक सिद्धांत दिया जाता है। आइए और समझते हैं। एन एपोलॉग इज ए शॉर्ट स्टोरी और फेबल। फेबल का मतलब आप जानते होंगे, कहानी। विच प्रोवाइड्स ए सिंपल मॉरल लेसन, जो एक नैतिक सिद्धांत, नैतिक पाठ हमको सिखाती है। एपोलॉग्स आर ऑफन टोल्ड थ्रू द यूज ऑफ एनिमल्स। सामान्यतः इसको एनिमल्स के प्रयोग से, यानी एनिमल्स की कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। कैरेक्टर्स, चरित्रों के माध्यम से, एनिमल कैरेक्टर्स के माध्यम से इसको समझाया जाता है। विद सिंबॉलिकल एलिमेंट्स, और उनके साथ कुछ सिंबॉलिकल एलिमेंट्स होते हैं। द वर्ड एपोलॉग
प्रोनाउंस्ड, इसको अलग प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है दोस्तों, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज, इसकी जो ओरिजिनेशन है दोस्तों वो ग्रीक फ्रेज से हुई है, एपोलोगस, मीनिंग होता है जिसका अ नरेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, आपने एक तो ये टॉर्टोज वाली कहानी सुनी है। देखिए, किसी टर्म को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप उसका एक एग्जाम्पल बढ़िया सा इजी सा अपने माइंड में सेट कर लें। अब एपोलॉग मैंने बोला तो आप ये कछुए वाली स्टोरी याद रखिए। तो दोस्तों, आप इसके आधार पे जो क्वेश्चन होगा उसको बड़े इजीली आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। द आंट एंड द ग्रासहोपर बहुत फेमस है, हार्ड वर्किंग लेसन है इसमें, है ना, एक नैतिकता का पार्ट है इसमें, हेल्पिंग नेचर इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं दोस्तों वो एपोलॉग कहलाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बच्चों को ये कई बार कंफ्यूज करता है, समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझ में आएगा, आज क्लियर करेंगे आप। द डिसेंट फ्रॉम द सबलाइम। देखिए, समझिए बात को, पहले क्वेश्चन को ही आप समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेगा, ये लाइन ही आपको एग्जाम में मिलेगी। डिसेंट फ्रॉम द सबलाइम, एक उत्कृष्टता से यानी ऊंचाई से, उत्कर्ष से, अच्छाई से, ग्रेविटी से, टू द रेडिकुलस, निम्नता की ओर, इन राइटिंग और स्पीच, भाषण में और राइटिंग में, इज नोन, एक ऐसा लेख जिसमें गंभीरता चल रही हो और अचानक से वो टर्न हो जाए और रेडिक्यूल में बदल जाए दोस्तों, तो ऐसे लेख को क्या कहते हैं, या इस प्रकार का जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं बैथोस। बैथोस याद रखिएगा, क्या कहलाता है दोस्तों? बैथोस। बैथोस इज ए लिटरेरी टर्म first used in this sense in Alexander Pope's essay Peribathos। सबसे पहले इस टर्म को जो प्रयोग किया है दोस्तों, जो लेखा जो का मिलता है वो अलेक्जेंडर पॉप का जो वर्क है पेरीबैथोस, उसमें इसको लिखा गया है, समझा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बैथोस क्या है दोस्तों? उच्चता से निम्नता की ओर अचानक से मुड़ जाना, थॉट्स का, लाइंस का, पंक्तियों का, वहीं पर बैथोस होता है। और आगे हम समझते हैं और एग्जाम्पल पर हम इसका प्रयोग करके मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसीलिए जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ आवश्यकता के अनुसार मैंने बहुत लंबा उसको किया है, यानी कि एग्जाम्पल सेट किया है आपको समझाने के लिए। बैथोस एन एब्रप्ट टर्न, एक बेतुका टर्न, बदलाव, फ्रॉम द सीरियस, मैंने कहा था गंभीरता से, उच्चता से, सब्लिमिटी से, एंड पोएटिक टू द रेगुलर एंड सिली, किधर की ओर मुड़ जाना? सिलीनेस आ जाना। तो एक टर्न ऑफ थॉट, टर्न ऑफ राइटिंग, उच्चता से निम्नता की ओर अचानक से टर्न हो जाना, थॉट ले लेना, वही क्या है दोस्तों? बैथोस है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और आगे समझाता हूँ, इन शब्दों में भी आपको लिखा हुआ ये मिल सकता है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बैथोस इज ए सडन चेंज। देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है, बैथोस इज ए सडन चेंज है इन स्पीच और राइटिंग, एक लेख में और भाषण में, डायलॉग में, फ्रॉम ए सीरियस और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, कोई गंभीरता से भरा हुआ सब्जेक्ट चल रहा है, व्यक्ति पढ़ रहा है और पता चला वो एकदम से रेडिक्यूल में बदल गया, टू रेडिकुलस, किसमें? और वेरी ऑर्डिनरी वन, और किसी सामान्य तथ्य में वो बदल गया। आइए अब एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चता से निम्नता की ओर अचानक से टर्न ले लेना थॉट का ही क्या है? बैथोस है। हर हेयर वाज फाइनली कर्ल्ड, देखिए कितने अच्छे से वर्णन किया गया। उसके जो बाल थे वो बहुत अच्छे से घुंघराले थे, कर्ल थे। हर चीक्स वर लाइंड विद रॉग, और उसके जो चीक्स थे वो लाइन विद रॉग थे। एंड हर ड्रेस वाज ए फ्लावरिंग ग्रीन, और उसकी जो ड्रेस थी कितने अच्छे से यहाँ से भूमिका बना करके लाई जा रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप।
हर ड्रेस वाज अ फ्लावरिंग ग्रीन, उसकी जो ड्रेस थी वो फ्लावरिंग ग्रीन थी। एंड ब्लू विच, और ब्लू थी, विच मेड हर लुक, जो जिसको पहन करके, जिसको देख करके ऐसा लगता था, ठीक। अब यहाँ तक इतनी गंभीर बात चल रही थी, अब देखिए आगे उसने क्या किया, सत्यानाश कर दिया पूरी पूरी थॉट का। रेदर लाइक ए टायर्ड ओल्ड पिकॉक, वो ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई टायर्ड थका हुआ ओल्ड पिकॉक हो। मोड़ दिया सारी बात को, कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी उसको एकदम से मोड़ दिया गया। तो ये जो है दोस्तों चेंजिंग ऑफ थॉट जो है बेथोस बोलते हैं। ओके, रेदर देन लाइकनिंग द वुमेन टू ए ब्यूटीफुल बर्ड, यहाँ पर तुलना होनी चाहिए थी एक अच्छे सुंदर पक्षी से। शी कंपेयर्ड सरप्राइजिंगली टू ए टायर्ड ओल्ड पिकॉक, उसकी तुलना किससे कर दी गई, एक टायर्ड ओल्ड पिकॉक से कर दी गई। तो गंभीरता के चलते चलते, ग्रेविटी के चलते चलते अचानक से सिलीनेस पे आ जाना ही क्या है दोस्तों, बेथोस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड, एक ऐसा वक्तव्य है जिसको सत्य माना जाता है, जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिसको व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ही सभी बातों से अलग ट्रूथफुल यानी सच्चा मान लिया जाता है। एक्सियोम, स्वयं सिद्ध कथन, एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध कथन। ऑलरेडी ट्रस्टेड, बिलीफ। अ सेल्फ एविडेंट, दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ऐसी लाइनें ही आपको एग्जाम में मिलेंगी, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट रिक्वायर्स नो प्रूफ इज कॉल्ड, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ दैट रिक्वायर्स नो प्रूफ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। और नीचे दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए होंगे और आपको फिर उनमें से बताना होगा। तो आपको मालूम है कि ये सेल्फ एविडेंट अपने आप में विश्वसनीय जो कथन है, जिसकी लोगों के व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा ऑलरेडी पहले से ही पुष्टि हो चुकी है, हाँ, उसके लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो कथन है दोस्तों वो एक्सियोम कहलाता है। आगे आते हैं दोस्तों। A figure of speech in which two vastly different objects are likened together with the help of similes and metaphors, बहुत ही खतरनाक भी है और अच्छा भी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, सिमली में कंपैरिजन होता है, मेटाफर में कंपैरिजन होता है। जब ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार इसको हम मिसकम्युनिकेट कर देते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों में चीज़ें एक सी ही हैं। सिमली में तुलना, मेटाफर में तुलना, कंसाइट में भी तुलना। लेकिन तुलना जब लगातार होने के कारण एक्सेसिव हो जाए, बढ़ जाए, फेवरेबल ओपिनियन में बदल जाए, चापलूसी भरे ओपिनियन में बदल जाए, किसी की तारीफ में बदल जाए दोस्तों, तब वो कंसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कंसाइट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसाइट बोलते हैं। याद रखिएगा, कोई भी सिमलीज मेटाफर से, जो सिमली में कंपैरिजन है, मेटाफर में कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन का एक्सेसिव हो जाना, बढ़ जाना, फेवरेबल टोन में, चापलूसी भरे शब्दों में, विचारों में, जिसमें वंस ओन एबिलिटी, गुणों का बखान हो, इम्पॉर्टेंस दिखाई जाए, बुद्धिमत्ता दिखाई जाए, वहाँ पर हम कहेंगे कि कंसीट का प्रयोग किया गया है। और भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों, आइए मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। कंसीट, फिगर ऑफ स्पीच, यूजुअली ए सिमली और मेटाफर, यूजुअली इट इज ऑल्सो नोन एज सिमली और मेटाफर, ये होता ही है सिमली और मेटाफर, बट इन अ लॉन्ग यूज दैट forms an extremely ingenious or fanciful parallel between apparently dissimilar। देखिए ये बात है इंपॉर्टेंट कि तुलना तो होगी, लंबी तुलना होगी, समानांतर तुलना चलेगी, परंतु कैसी, डिसिमिलर और इनकॉन्ग्रुअस ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन। तुलना किन की होगी, सिचुएशंस, जो बेमेल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी, जो बेमेल वस्तुएं हैं उनकी। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें सिमली और मेटाफर शामिल है क्योंकि बात तुलना की हो रही है, ठीक है। तो देखिए, एडमंड स्पेंसर्स एपिथालामियन,
एक वर्क है दोस्तों एडमंड स्पेंसर का एपिथैलामियन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कैरेक्टराइजेज द बिलव्ड्स आई। यहाँ पर जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, प्रेयसी है, उसकी जो आइज हैं उनकी यहाँ पर मतलब उसकी तारीफ यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए तारीफ में तुलना भी होगी और वो तुलना चापलूसी भरी हो जाएगी। हाँ, तो क्या है दोस्तों, लाइक सैफायर्स शाइनिंग ब्राइट, उसकी जो आंखें हैं, आंखों को क्या कहा गया, देखिए तुलना हो रही है, लाइक लग रहा है, ठीक है, तो सिमली है इसमें इंक्लूड, ध्यान दीजिएगा, सिमली मेटाफर इसमें इंक्लूड होता है। द बिलव्ड आइज एज बीइंग लाइक सैफायर, माणिक मोती जैसा बता दिया है, जैसे माणिक मोती चमकते हैं ऐसे उसकी आंखें चमकती हैं। फिर क्या है दोस्तों, विद हर चीक्स, उसके चीक्स, गालों की बात हो गई है, गालों को बताया जा रहा है, लाइक एप्पल्स विच द सन हैथ रूडन, विच द सन हैज रूडन, से एप्पल से तुलना हुई है उसके गालों की और कहा जा रहा है जिसको सूर्य के प्रकाश ने जो है मुरझा दिया है। एंड हर लिप्स लाइक चेरीज, और उसके लिप्स की तुलना किससे हो रही है, चेरीज से हो रही है। चार्मिंग मैन टू बाइट, जो जिनको लोग बाइट करना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में अगर नॉर्मल एक सेंटेंस यूज होता तो आप उसको सिमली या मेटाफर कहते हैं, परंतु जब सिमली और मेटाफर कंटिन्यूअस हो जाए और किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर चापलूसी के जैसे सेंटेंस में बदल जाए तो वहाँ पर दोस्तों फिर हम कंसीट उसको हम बोलते हैं। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का सोनेट है दोस्तों, और मैं कुछ एग्जाम्पल इसमें जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, आईज की तुलना किससे हो गई दोस्तों, सन से। कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स, उल्टी उल्टी तुलना हो रही है दोस्तों। कोरल देखिए मूंगे से तुलना हो गई, हाँ शेक्सपियर ने मूंगे का प्रयोग बहुत किया है अपनी रचना में। हाँ, लिप्स उसके होठों की तुलना हो गई। इफ स्नो बी वाइट, स्नो बर्फ, वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन, ध्यान दीजिएगा। इफ हेयर्स बी वायर्स, और बालों को क्या बता दिया गया, तार। ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड, तो ऐसा कहा गया कि ब्लैक वायर्स उसके सर पर उग रही है। आई हैव सीन रोजेस, मैंने रोजेस देखे। रेड एंड वाइट, देखिए तो बहुत सारी लंबी चौड़ी तुलना है, तारीफ के बाद तारीफ है, कई बार तारीफ है, कई बार तो मुझे लगता है कि रेडिकल सा भी है। तो इस तरह से जब लगातार कंटिन्यूअस जो है मेटाफर और सिमली हो, किसी के लिए प्रयोग, किसी की प्रशंसा में प्रयोग की जाए तो वहाँ पर कंसीट होता है। आगे आते हैं दोस्तों। गिवन एग्जाम्पल ऑफ कंसीट पहले ही बता दिया है आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्पल आप ऊपर से कैरी कर लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज ए सेकेंड मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बार बार पूछते हैं कि व्हाट इज एलिगरी, एलिगरी क्या होता है, आइए समझ लीजिए। एलिगरी आपको समझाते हैं, बिल्कुल ओपन करके इस बात को आपको समझाया जाएगा। एन एक्सटेंडेड, एक लंबा चौड़ा, विस्तृत, नैरेटिव, एक कथानक जिसको नैरेट किया जाता है, विच कैरीज, जो अपने साथ लिए रहता है, इस सेकंड मीनिंग, अभी मैंने बताया था ऊपर, एलिगोरिकल एलिमेंट की मैं बात करता हूँ अक्सर आपसे। जितने भी वर्क हैं दोस्तों जिनमें सरफेस पे कोई दूसरी स्टोरी या बैकग्राउंड में कोई दूसरी स्टोरी हो तो वहाँ पर क्या होता है, एलिगरी होता है। कैरेक्टर्स के माध्यम से अगर किसी अन्य गुण को, स्थिति को, काल को, समय को दर्शाया जाता है तो वहाँ पर एलिगरी होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलोंग, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखें। कैरीज ए सेकंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी, देखिए कह रहे हैं क्या, जो फ्रंट पे स्टोरी नजर आ रही है वो कुछ और है और बैकग्राउंड में जो थीम अलग चल रहा है उसका वो अलग है, वुड बी कॉल्ड, तब उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एलिगरी कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण जो मिलता है एलिगरी का वो है स्पेंसर्स का फेरी क्वीन।
ठीक है दोस्तों, स्पेंसर का फेयरी क्वीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी। आइए और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। एन एलिगरी इज ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, यह अपने आप में एक कहानी के अंदर एक कहानी आप इसको कह सकते हैं। इट हैज़ सरफेस स्टोरी, इसकी फ्रंट पे दिखने वाली स्टोरी कुछ और होगी। एंड अनदर स्टोरी हिडन अंडरनीथ, और दूसरी कहानी इसके अंदर विस्तृत रूप से छिपी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, द सरफेस स्टोरी माइट बी अबाउट टू नेबर्स। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि हम बात कर रहे हैं कि दो जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनकी एक कहानी ले लेते हैं छोटी सी हम। स्टोरी माइट बी अबाउट द टू नेबर्स थ्रोइंग रॉक्स एट ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। एक कहानी चल रही है जिसमें बाहरी रूप से आपको ये दिख रहा है कि दो पड़ोसी एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, हाँ, घरों पर। बट हिडन स्टोरी वुड बी अबाउट वार बिटवीन टू कंट्रीज। तो देखिए अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या हो सकता है दोस्तों? बैकग्राउंड ये हो सकता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो सिंबलाइज करता हो एक नेशन को, रिप्रेजेंट करता हो एक कंट्री को, एक देश को। तो हमने कहा कि दो देश एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं यानी युद्ध कर रहे हैं, तो हमने सीधे सीधे देश ना कह करके हमने सिंबलाइज के साथ कह दिया कि दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब भी कभी फ्रंट पर एक कहानी और बैकग्राउंड में सिंबलाइजेशन के द्वारा दूसरी कहानी चल रही होती है, तब वहाँ पर एलिगोरी होती है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं। दोस्तों अगर मेरी मेहनत जरा सी भी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो फॉरवर्ड और लाइक कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दूंगा और पूरी बात स्पष्ट करूंगा कि एलिगरी होता क्या है। आइए देखिए एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई आपसे कहता है एलिगरी का, तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म जो है, हाँ, ये लोगों ने लिखा है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसको, क्योंकि एग्जाम्पल होना और उसका एक्सप्लेन होना वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ में तो आए आखिर एनिमल फार्म में है क्या। वैसे अब MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के सिलेबस में एनिमल फार्म लगा हुआ है और शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी हो। तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म इज़ वन ऑफ लिटरेचर्स मोस्ट फेमस एलिगरीज, बहुत फेमस एलिगरी है ये। द सरफेस स्टोरी इज़ अबाउट अ ग्रुप ऑफ फार्म एनिमल्स। देखिए जो फ्रंट पर इस वर्क में जो स्टोरी नज़र आती है वो एक फार्म हाउस के एनिमल्स की कहानी है, ठीक है दोस्तों। उस पर फ्रंट पे आपको एनिमल्स नज़र आते हैं, हु राइज अप, जो खड़े हो जाते हैं, किक आउट ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि उनको उनकी जो मनुष्य हैं उनकी जो बातें हैं वो उनको पसंद नहीं आती, उनका व्यवहार पसंद नहीं आता। तो हम देख रहे हैं कि कहानी में एनिमल है, फार्म है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दोस्तों एनिमल फार्म, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा कि वो एनिमल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एनिमल फार्म जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो एनिमल हु राइज अप, किक आउट द ह्यूमंस एंड ट्राई टू रन द फार्म। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और अब फार्म को हम खुद चलाएंगे, एनिमल्स कहते हैं, देमसेल्फ, अपने आप से। द हिडन स्टोरी, अब इसके बैकग्राउंड में क्या है सुनिए, क्या लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। द हिडन स्टोरी हाउएवर इज अबाउट द रशियन, ये रशियंस रेवोल्यूशन के बारे में है दोस्तों। रशिया का जो आंतरिक गृह युद्ध आप कह सकते हैं, जो रेवोल्यूशन है, क्रांति है, उसके बारे में है। एंड ईच ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंट सम फिगर, और इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें सुअर दिखाए गए हैं, हॉग दिखाए गए हैं, बहुत सारे जानवर हैं, मतलब फार्म के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, वो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब दूसरी तरफ जो स्टोरी है उसमें रशिया का रेवोल्यूशन दिखाया गया है कि वो जो एनिमल फार्म है उसके जो एनिमल हैं वो लोग हैं जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं। एंड ईच ऑफ द कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स वन फिगर फ्रॉम दैट रेवोल्यूशन। द पिग्स रिप्रेजेंट कम्युनिस्ट, देखिए मैंने कहा था जो पिग हैं उसमें वो कम्युनिस्ट लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस एनिमल फार्म में दिखाया गया कि वो लीडिंग रोल में रहना चाहते हैं, लाइक स्टालिन। और कंपैरिजन हुआ है, उसको हिंट दिया गया है स्टालिन से, लेनिन से और ट्रोट्स्की से, आपने नाम सुना होगा। द डॉग्स रिप्रेजेंट द KGB,
द ह्यूमन्स रिप्रेजेंट कैपिटलिस्ट, द हॉरर्स द हॉर्सेस रिप्रेजेंट द वर्किंग क्लास। तो इस प्रकार से देखिए हॉर्सेस के द्वारा वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है और ह्यूमंस के द्वारा कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और पिग के द्वारा कम्युनिस्ट लीडर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो टोटल जो कहानी है वो फ्रंट पे हमें एनिमल्स की दिखाई देती है, एक एनिमल फार्म की दिखाई देती है, बट इन द बिहाइंड ऑफ द स्टोरी देयर इज ए बिग स्टोरी अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो एलेगरी कहलाता है। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख करके बताना, थोड़ा टाइम देना, 2 सेकंड में आप लिख सकते हैं, उससे मुझे पता लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। अगर आपको नहीं आए तो वो भी लिखना, बिल्कुल स्पष्ट लिखना कि सर नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ। इन इम्पर्सनल एलेजी द पोएट इज सैड ऑन द, देखिए जो इम्पर्सनल एलेजी होती है दोस्तों, एलेजी कहते हैं शोक गीत को, हाँ, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आपने पढ़ा होगा, थ्राइसिस आपने पढ़ा होगा, हाँ, बहुत फेमस एलेजी हैं। मिल्टन की एलेजी आपने पढ़ी होगी, शेक्सपियर पर एलेजी आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी एलेजीज हैं। सबसे फेवरेट और बढ़िया धांसू एलेजी है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे। तो शोक गीत होता है किसी अपने की मृत्यु पर, किसी अपने के खो जाने पर, उसके भाग्य पर, उसके क्रियाकलापों पर, उसके फेट पर हम एलेजी में उन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे कि फॉरफादर्स जो हैं, जो पूर्वज हैं, उनको द एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में दर्शाया गया, उनके भाग्य की बात की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इम्पर्सनल एलेजी द पोएट इज सैड ऑन, इम्पर्सनल एलेजी में पोएट जो है वो किन बात पर दुखी होता है। तो मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द मैनकाइंड, जो ह्यूमन हैं उन लोगों के जो दुर्भाग्य हैं उन पर इम्पर्सनल एलेजी होती है, तो उसी में वो उनके दुख पर, उनके भाग्य पर जो है वो शोक प्रकट करता है। हु क्वाइंड, दोस्तों अगर ये एलेजी आपको समझना है तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देख सकते हैं जो एलेजी पर है पूरा, उसमें एलेजी को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके प्रकार बताए हैं, उसकी फॉर्म्स के जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन है। हु क्वाइंड द टर्म जैज एज, देखिए ये पूछा गया है कि किसने जैज एज को क्वाइंड किया है, तो इसका आंसर है दोस्तों सीधे सीधे फैक्ट याद करना है आपको, फिट्जगेराल्ड, याद रखिएगा, स्कॉट फिट्जगेराल्ड। अब ये है क्या दोस्तों, आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ए जैज एज वाज ए पीरियड इन द 1920s एंड 1930s इन विच जैज म्यूजिक एंड डांस, इसमें बहुत सारे चित्र हैं, आप चाहें तो इंटरनेट पर डाल करके एक झलक देख सकते हैं। ये क्या है, एक पीरियड है दोस्तों 1920 से 1930 के समय का। जैज म्यूजिक एंड डांस स्टाइल्स रैपिडली गेन नोशन वाइड पॉपुलरिटी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया दोस्तों ये इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। द जैज एज कल्चरल रिपरक्यूशंस वर प्राइमरीली फेल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द बर्थ प्लेस ऑफ जैज, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक समय है दोस्तों, एक पीरियड है, उसको जो क्वाइन किया है, टाइम दिया है जिसमें लोगों का एक साथ डांस करना, पार्टी करना, ये सब बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से यूनाइटेड स्टेट्स में होने लगा। तो इसको टर्म का जो क्वाइन किया है दोस्तों वो फिट्जगेराल्ड ने इसको क्वाइन किया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दिया है, तो इसलिए थोड़ा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता कि क्या उसमें पूछा जाएगा। आप बैलेड इज स्टेंजा इज ऑफ लाइन्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया कि बैलेड स्टेंजा में कितनी लाइन होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैलेड स्टेंजा, 4 लाइन स्टेंजा इज ऑल्सो नोन एज द बैलेड स्टेंजा। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज टेकन फ्रॉम द बुक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो टर्म है उसको कहाँ से लिया गया है। देखिए मुझे जहाँ तक ध्यान है इसके स्टेन ने इसको ओरिजिनेट किया था, परंतु इसका जो क्वाइन करने का श्रेय जाता है वो विलियम जेम्स को जाता है, उनकी जो बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, सारा क्रेडिट इनको गया। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ
तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लेखक के मस्तिष्क में उठने वाले विचारों की एक निरंतर सीरीज है जिसको वो अपने लेख में रिप्रेजेंट कर देता है। फिर से सुनिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये क्या शब्द है? देखिए, स्ट्रीम माने होता है झरना, ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स आप समझते होंगे अपने अंदर में अपने विचारों में खो गया, और इतना खो गया कि एक के बाद एक दूसरा थॉट लगातार चलता रहा और उसको उसने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? अपनी रचना में। दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। सिंपल सा है, शब्द को याद है, स्ट्रीम माने झरना, विचारों का लगातार आगमन, जिस सीक्वेंस में वो घटे हैं उसी सीक्वेंस में उनको अपनी रचना में लिख देना, वही क्या है दोस्तों? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। आइए आपको थ्योरी से समझाता हूँ, वो मैंने अपने शब्दों में आपको स्पष्ट किया। एक काइंड ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स द थॉट्स। देखिए, यह एक प्रकार का लेख है जिसमें प्रस्तुत किया जाता है थॉट्स को ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के, एक व्यक्ति के, और एक कैरेक्टर, एक पात्र के, एज दे ऑकर, जैसे जैसे वो घटित होते हैं, जैसे जैसे वो विचार घटित होते हैं। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर बात करें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए नैरेटिव। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए नैरेटिव है, एक कथानक है, एक कहानी है, मोड और मेथड, एक तरीका है, दैट अटेम्प्ट्स, जो प्रयास करता है, टू डेपिक्ट द मल्टीट्यूडनेस, जो मल्टीट्यूडनेस समझ रहे होंगे आप, लगातार एक के बाद एक जो थॉट्स का बढ़ता जाना है, विचारों का, एंड फीलिंग्स विच पासिस, जो गुजरती हैं, विच पास थ्रू द माइंड, माइंड से, ऑफ ए नरेटर, एक जो कहानी कहने वाला है उसके। तो देखिए, वही बात है जो मैंने आपको अपनी भाषा में समझाई है। दोस्तों, लिटरेरी टर्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसमें डूब जाएं, आप उस बात को समझें, अपने पर आप अप्लाई करें। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो कई बार मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक चलाते चलाते विचारों में खो जाता हूँ, और एक के बाद एक दूसरा विचार आ जाता है, और जब मैं उन विचारों से बाहर आता हूँ तो पता लगता है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच गया, जहाँ पहुँचने के लिए मैं बाइक पर निकला था। तो कई बार इसी को हम क्या कहते हैं, बस ये लिख लेना, रचना के रूप में दर्शाना, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि ये साहित्यिक पॉइंट है, और जब तक साहित्य नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को लिटरेचर से जोड़ नहीं सकते। साहित्यिक आलोचना में चेतना की धारा, लगातार हमारे विचारों की, अंतर्मन की विचारों की धारा एक कथात्मक विधा या विधि है। यह एक प्रकार की विधा या विधि है जो एक कथाकार के बहुसंख्यक विचारों, देखिए बहुसंख्यक, बहुत सारे विचार एक के बाद एक, और भावनाओं, ठीक है, को चित्रित करने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, जो दिमाग से गुजरती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? यू नो वेरी वेल व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई कर देना, मानवीकृत कर देना। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि जैसे उसमें आत्मा हो, जैसे उसमें सजीवता हो, तो दोस्तों वही क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। और ये आपको अच्छे से आता होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा। इन इट ऑल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स कैन बी गिवन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स। माई हाउस इज़ ए फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी। मेरा घर क्या है? मेरा मित्र है। देखिए, सिंपल सी भाषा है कि जब भी आप नॉन लिविंग चीज़ों को इस तरह से रिप्रेजेंट करें जैसे कि उनमें प्राण हो, तो दोस्तों वहाँ पर आप पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, पैथेटिक फैलासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये और पर्सोनिफिकेशन दोनों में गच्चा खाते हैं लोग, भूल जाते हैं, तो इसको आपको समझाता हूँ। वैसे दोनों एक तरह से अगर कहा जाए तो दोनों सेम हैं। ठीक है, गिविंग ओनली ह्यूमन इमोशंस, केवल मानवीय फीलिंग दे देना। देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। नॉन लिविंग को लिविंग बताना अलग चीज़ है, लेकिन नॉन लिविंग को ह्यूमन फीलिंग दे देना वो क्या है दोस्तों? वो पैथेटिक फैलासी है। ठीक है, क्या है? देखिए, गिविंग ओनली ह्यूमन इमोशंस टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट वही नॉन लिविंग, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स को। एग्जाम्पल है, बड़ा सटीक एग्जाम्पल लिया है। द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड मी।
जो वर्षा की बूंदें थीं वो वेप्ट रोने लगीं अराउंड मी, मेरे चारों ओर। तो हमने यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग क्या था, रेन ड्रॉप्स था, उनको ह्यूमन इमोशन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, रोने के साथ जोड़ दिया। और जनरली हम बात करें तो ये रोना क्या है, ह्यूमन इमोशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार का जो यूज़ है ये पैथेटिक फैलासी कहलाता है, हमदर्दी से भरा हुआ कहलाता है। पैथेटिक का मतलब ही होता है हमदर्दी। द पैथेटिक फैलासी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेचुरल वर्ल्ड इज ट्रीटेड एज दो इट हैड ह्यूमन इमोशंस। नेचुरल वर्ल्ड को, संसार को, वस्तुओं को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि इसमें इमोशंस हों, फीलिंग्स हों। द फ्रेज, बहुत अच्छे से सुनिएगा, द फ्रेज वीपिंग विलो, विलो इज ए काइंड ऑफ ट्री, हमने कह दिया पेड़ रोता हुआ पेड़, तो क्या है दोस्तों, इमोशन दे दिया हमने किसको, पेड़ को। याद रखिएगा कई बार इसको जो है पर्सोनिफिकेशन के रूप में भी कहा जाता है, परंतु इमोशन अगर प्योरली किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ हो और ह्यूमन फीलिंग वाला, जैसे वीपिंग वाला है ना, इस तरह के इमोशन हो और ऑप्शन में अगर दिया हो, तो दोस्तों ध्यान रखना वहाँ पर पैथेटिक फैलासी भी है। अगर आप चाहते हैं कि इनके जो डिफरेंसेस हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझा दूँ। is an example of the pathetic fallacy since it suggests that this tree is sad or dejected। इसमें कहा गया कि ये जो पेड़ है ये डिजेक्टेड है, यानी निराश है, दुखी है। तो दोस्तों दुखी कौन होता है, मनुष्य होता है, तो इसीलिए ह्यूमन फीलिंग के साथ इसको जोड़ा गया। तो ये पैथेटिक फैलासी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ, पर्सोनिफिकेशन एक फॉर्म है दोस्तों, किसका, मेटाफर का। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेटाफर। जब आप मेटाफर को डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर्सोनिफिकेशन मेटाफर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था लिटरेरी टर्म का नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।